नमस्कार साथियों। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत महत्वपूर्ण विषय लेकर आया हूँ। मेरा जो विषय है, टॉपिक है, वो है मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान। उसके ऊपर आज हम विस्तार से बात करेंगे। मेरा जो क्लास है आरंभ करने से पहले आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, अगर आप कोई भी किसी तरह की गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रही है तो आपके लिए ये क्लास बहुत हेल्पफुल होगा, बहुत महत्वपूर्ण होगा आपके लिए। और एक बात, अगर आप कोई भी किसी तरह की गवर्नमेंट एग्जाम की किसी तरह एग्जाम की तैयारी कर नहीं रहे हो, फिर भी आपके लिए ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि मेरा जो टॉपिक है वो है हमारे संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। हर एक नागरिक को, हर व्यक्ति को अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानना जरूरी है, जानना चाहिए। मैं आप लोगों के लिए कुछ प्रश्न इधर लिख चुकी हूँ, देख सकती है। मेरा जो पहला प्रश्न है वो है, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हम उसके बारे में विस्तार से बात करेंगे क्या है। फिर से जो दूसरा प्रश्न है वो है, व्हाट इज इम्पोर्टेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द अदर कॉन्स्टिट्यूशन? जो हमारा संविधान है वो बाहर के संविधान से क्या इंपॉर्टेंट है, क्या महत्वपूर्ण है उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके साथ हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारी जो हिस्ट्री है, हमारे जो संविधान की जो हिस्ट्री है, हम उसके बारे में भी हम विस्तार से बात करेंगे। क्या हिस्ट्री रहा है, क्या बैकग्राउंड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, हम उसके बारे में विस्तार से बात करेंगे, पूरा खुल के बात करेंगे क्या क्या है, डीपली एनालिसिस करेंगे हम उसकी। उसके साथ साथ है और एक प्रश्न मैंने आप लिख चुकी है, वाई यू नीड टू नो आर कॉन्स्टिट्यूशन? हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में क्यों जानना चाहिए? हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में क्यों जानना चाहिए? बहुत लोग ये प्रश्न करते हैं कि हमें संविधान के बारे में जानने के क्या फायदा होगा। ये बहुत गलत प्रश्न है, क्योंकि हर एक व्यक्ति को, हर एक नागरिक को अपने संविधान के बारे में जानना चाहिए। उस क्यों जानना चाहिए उसके बारे में हम विस्तार से बात में बात करेंगे। पहले हम पहला, दूसरा, तीसरा, जो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और हमारे संविधान बाहर के संविधान से क्या महत्वपूर्ण रखते हैं, उसके साथ हिस्टोरी ऑफ द आर कॉन्स्टिट्यूशन। तो इन तीनों प्रश्नों के बारे में जब विस्तार से बात करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे वाई यू नीड टू नो आर कॉन्स्टिट्यूशन। आशा करता हूँ आप लोग खुद बाद में ये तीन प्रश्न है ना से करने के बाद आप खुद ही उसके आंसर दे सकेंगे। फिर भी मैं उसके बारे में भी थोड़ा सा बात कर लूँगा। उसके साथ साथ डिस्कस सम फैक्ट्स एंड क्रिटिसिज्म ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी बहुत फैक्ट्स हैं और बहुत क्रिटिसिज्म भी है। बहुत लोग उसकी क्रिटिसिज्म भी करते हैं। तो क्या क्रिटिसिज्म है, क्या फैक्ट्स है, उसके बारे में हम आज में थोड़ा सा बात करेंगे। तो मेरा जो सेशन है, जो क्लास है, तो पहले मैं फर्स्ट क्वेश्चन जो है व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी वजह से उससे ही हम अपने जो मेरा क्लास है आरंभ करूंगा। मैं आपको फिर से स्पष्ट कर देना देना फिर से मैं आप लोगों को आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, अगर आप कोई भी किसी तरह की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए क्लास बहुत हेल्पफुल है। अगर कोई भी इस एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हो, फिर भी आपके लिए क्लास बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर एक व्यक्ति को अपने संविधान के बारे में जानना बहुत आवश्यक है, जानना चाहिए, जरूरी है। तो मेरा पहला प्रश्न से शुरू करता हूँ, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशंस। मैं पहला वाला प्रश्न रख के बाकी सब क्लीन कर देता हूँ। पहले हम बात करेंगे व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो मैं आप लोगों को एक उदाहरण के तहत बताना चाहूँगा कि आप लोग उसे आसानी से याद रख सकें। तो आप लोग एक इमेजिन कीजिए, एक सोसाइटी है। एक सोसाइटी की नीड क्या क्या हो सकती है, मैं लिख ही देता हूँ, ज़्यादा समझेंगे आप लोग। एक सोसाइटी है, एक सोसाइटी है, उसकी नीड क्या क्या हो सकती है। एक सोसाइटी है, उसकी नीड क्या क्या हो सकती है। पहले फूड, फूड चाहिए एक सोसाइटी को। उसके साथ शेल्टर, खाना चाहिए, रहने के लिए छत चाहिए। उसके साथ साथ क्या चाहिए, एजुकेशन। एजुकेशन हर एक व्यक्ति को, हर एक नागरिक को, हर एक मेंबर को सोसाइटी की क्या चाहिए, एजुकेशन चाहिए, शिक्षा चाहिए। शिक्षा इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। और उसके साथ साथ चाहिए हमें सिक्योरिटी।
सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी चाहिए, फूड चाहिए, खाना, रहने के लिए छत, शिक्षा, इसके साथ चाहिए हमें सिक्योरिटी, साथ चाहिए हमें अगर कोई भी किसी तरह के दंगे हो, वायलेंस हो, उसके लिए प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन चाहिए, तो हम लिख लेते हैं वायलेंस, वायलेंस। तो हर एक सोसाइटी को व्यक्ति क्या है, उसके साथ हम और बहुत कुछ ऐड कर सकते हैं, फिलहाल आप इतना ही जान लीजिए, फूड चाहिए, शेल्टर चाहिए, एजुकेशन चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, वायलेंस के आगे प्रोटेक्शन चाहिए। हर एक सोसाइटी के मेंबर को ये नीड जरूरी है। तो ये हर एक सोसाइटी मेंबर जो सोसाइटी है वो नीड को पाने के लिए कुछ रूल्स लेके आएगी। अगर एक सोसाइटी है, सोसाइटी के पास अगर रूल नहीं होगा, कुछ नियम नहीं होगा, तो सोसाइटी अच्छे से वर्क नहीं करेगा। तो उसके लिए सोसाइटी वो नीड पाने के लिए वो क्या करेंगे, कुछ सब मिलके कुछ रूल्स लेके आएगी। रूल्स, रूल्स हर किसके लिए होगा, रूल्स होगा तो ही वो अच्छे से वर्क करेगा। उसी साथ ये रोल, ये जो रोल लेके आएगा, ये रोल अच्छे से वर्क करने के लिए किसी को रिप्रेजेंट करेगा, पावर देगा कि वो अच्छे से वो जो रूल लेके आए उसे अच्छे से इम्प्लीमेंट करे। उसके लिए किसी को पावर दिया जाएगा, पावर्स दिया जाएगा, किसी पर्सन को पावर दी जाए कि वो अच्छे से वो चीज़ मेंटेन करे, उसकी जो रूल्स हैं उससे मेंटेन करे। और एक बंद अगर रूल बना लिया, किसी को पावर दे दिया चलाने के लिए, बट वो जिस पर्सन को वो लोग पावर देगा वो उस पावर को मिसयूज भी कर सकते हैं, उसके लिए कुछ लिमिट भी दिया जाता है। लिमिट्स, रूल्स हो गया, पावर हो गया, लिमिट हो गया, उसके अलावा कुछ आप ऐड कर सकते हैं एग्जाम प्रोसीजर से, पर इतना लिखना ही सफिशिएंट होगा आपके लिए। रूल्स, रूल्स को आप और एक लॉ भी कह सकते हैं, जो कानून होते हैं, जो लॉ होते हैं, जो कानून, रूल्स या फिर लॉज या फिर पावर या फिर लिमिट, ये जो सारे तीन जो शब्द है, रूल्स, पावर एंड लिमिट, उन तीनों चीज को कंबाइन से एक ही शब्द से हम बात कर सकते हैं, एक ही शब्द दे सकते हैं, वो है कॉन्स्टिट्यूशंस। कॉन्स्टिट्यूशन, आशा करता हूं आप लोग समझ चुके होंगे कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। एक सोसाइटी अच्छे से वर्क करने के लिए जो रूल्स, पावर, उसके साथ पावर की जो लिमिट दिया जाता है, उस सबको एक साथ कंबाइन करके एक ही नाम दिया जाता है, वो है कॉन्स्टिट्यूशंस। अगर आप ये चीज एग्जाम पुट कर दीजिए तो आपका काम हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक सोसाइटी की तरफ से हम एग्जाम्पल के तहत हम बता दिया क्या क्या हो सकते हैं, क्या है कॉन्स्टिट्यूशन, क्या है। तो उसके साथ साथ अगर हम उसी चीज को, एक सोसाइटी है, अगर हम उसी चीज को किसी कंट्री के लेवल पे देखें, तो किसी देश के लेवल पे देखें तो क्या होगा। अगर हम उसी चीज को, सोसाइटी जो हमने इमेजिन किया था, एक सोसाइटी को क्या क्या चाहिए, नीड, फूड, नीड के लिए क्या क्या चाहिए, उससे फूड चाहिए, शेल्टर चाहिए, एजुकेशन चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, उसके साथ वायलेंस के प्रोटेक्शन भी चाहिए। वो सबको एक साथ में पाने के लिए एक सोसाइटी को क्या करना है, कुछ रूल्स लेके आना है, किसी एक पर्सन को रिप्रेजेंट करके उसके पावर देना है, और उसकी पावर को किस लिमिट करने के लिए कुछ रूल्स लेना है, और उन सबको एक साथ क्या कहते हैं, हम क्या कह सकते हैं, उसे हम कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं। अगर हम उसी चीज को अगर हम कंट्री के लेवल पे देखें तो एक कंट्री को कौन चलाता है, कौन गवर्न करता है, सरकार। और उन चीज को कौन डिफाइन करके देते हैं कि कौन सी चीज क्या होगा क्या नहीं होगा, वो भी देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, वो भी देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से। अल्टीमेटली कॉन्स्टिट्यूशन का जो कंट्री के लेवल की पार्ट होगी वो होगी तीन प्रकार की, जो जिसको कहा जाता है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। और उस तीन पार्ट को कुछ लोगों से ऑर्गन्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। उस तीनों पार्ट का नाम क्या है, मैं लिख देता हूं। एक है लेजिस्लेटिव, दूसरा है
एग्जीक्यूटिव, तीसरा है जुडिशियल। जुडिशियल, ये जो तीनों पार्ट है उसको कॉन्स्टिट्यूशन की क्या कह सकते हैं, ऑर्गन्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। तो अब इसे थोड़ा सा समझ लीजिए, जो लेजिस्लेटिव है वो क्या है, एग्जीक्यूटिव क्या है और जुडिशियल क्या है। लेजिस्लेटिव क्या करता है, कुछ एक्ट लॉ लेके आते हैं, और वो जो लॉ जो नियम फिर एक्ट बनाते हैं, उस एक्ट को कौन इम्प्लीमेंट करता है, एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव जो लेजिस्लेटिव जो लॉ लेके आते हैं उस लॉ को उस लॉ को मेंटेन करना किसका काम है, इम्प्लीमेंट करना, अच्छे से इम्प्लीमेंट करना किसका काम है, एग्जीक्यूटिव का काम है। ठीक उसी तरह जुडिशियल का क्या रोल होता है, जो लॉ वो लोग लेके आए हैं, जो एक्ट लेके आए हैं, वो उस लॉ पे कुछ गलतियां है या सही है क्या नहीं, उन सारी चीज़ों का एनालिसिस करेगा जुडिशियरी। जुडिशियरी का काम क्या होता है, जो एक्ट लेके आया उस एक्ट में कुछ गलतियां है क्या नहीं चेक करना, अगर नहीं है तो ठीक है, अगर है तो उसे ठीक करेगा। तो उसी तरह लेजिस्लेटिव क्या करेगा, कुछ रूल्स लेके आएगा, और एग्जीक्यूटिव क्या होगा, उस रूल्स को अच्छे से इम्प्लीमेंट करेगा। और ठीक उसी तरह जुडिशियल का काम होता है उसे परखना सही या फिर गलत। तो वो तो हो गया कंट्री लेवल पे जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो मेन ऑर्गन्स कहा जाता है, ऑर्गन्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस उसको कहा जाता है ऑर्गन्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस। थ्री ऑर्गन्स, वन इज लेजिस्लेटिव, टू इज एग्जीक्यूटिव, थर्ड इज जुडिशियल। तो हम तीनों से बात कर सके, अभी तक बात कर चुके हैं। आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो तीन पार्ट है, कंट्री के लेवल के तीन क्या होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी। हम उसी चीज़ को हम जब इंडियन हिस्ट्री की बात करेंगे तब उस चीज़ का अंदर से डीपली से हम इसके भी एनालिसिस कर लेंगे। अभी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन पहला प्रश्न उसके लिए इतना ही सफिशिएंट है। उसके साथ कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशन हर एक कंट्री को उसे डिफाइन करते हैं चार कैटेगरी में। फर्स्ट कैटेगरी क्या होगी, मोनार्की सिस्टम होगी, दूसरा होगा रिपब्लिक, तीसरा होगा डेमोक्रेटिक और चौथा होगा नॉन डेमोक्रेटिक। तो हर एक कंट्री रिपब्लिक है ना डेमोक्रेटिक है, या फिर और रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक, मोनार्की या फिर नॉन डेमोक्रेटिक, या कौन सी कैटेगरी में आता है वो डिफाइन करेगा कॉन्स्टिट्यूशंस। आशा करता हूँ आपको कॉन्स्टिट्यूशन सोसाइटी के तौर पर क्या है आप लोग समझ गए होंगे। सोसाइटी के तौर पर क्या है, उसके साथ कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहा जाता है, और कंट्री लेवल पर क्या क्या होता है, उसके मेन थ्री ऑर्गन्स क्या क्या है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी। उसके साथ हम बात करेंगे कि जो लेजिस्लेटिव पार्ट है हर एक कंट्री को चार कैटेगरी में भाग करते हैं। फर्स्ट जो मोनार्की सिस्टम है, मोनार्की सिस्टम, मोनार्की सिस्टम्स। सेकंड के लीजिए रिपब्लिक सिस्टम्स। थर्ड डेमोक्रेटिक सिस्टम्स। एंड फोर्थ है नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम्स। वो कौन डिफाइन करेगा, उससे भी डिफाइन करेगा कॉन्स्टिट्यूशंस हर एक कंट्री को रिप्रेजेंट करेगी कि वो क्या है, मोनार्की सिस्टम की तरह है या फिर रिपब्लिक सिस्टम है या फिर डेमोक्रेटिक है या फिर नॉन डेमोक्रेटिक। हमारे देश को कहा जाती है कि वो रिपब्लिक भी है, डेमोक्रेटिक भी है। उसके बारे में हम बात करेंगे जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करेंगे। तो अभी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का क्या करते हैं, उसका सेकंड रूल क्या है, उसका और एक रूल है कि हर एक कंट्री को वो डिफाइन करता है वो किस कैटेगरी में आती है, मोनार्की सिस्टम, रिपब्लिक,
डेमोक्रेटिक एंड नॉन डेमोक्रेटिक। हम उसके थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। जो मोनार्की सिस्टम है वो क्या है? मोनार्की सिस्टम क्या है? मोनार्की सिस्टम आप सिंपल भाषा से कहा जाए तो जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो राजा होते हैं, राजा की जो वंश होते हैं, डॉटर या सन जो भी है, बेटा या फिर जो भी है उसके वंश, लड़का या लड़की जो भी है, उसको ही उसके माने उसके जो जनरेशन वाइज जनरेशन चले जाते हैं, पीढ़ी बाई पीढ़ी वंश वंश चले जाते हैं। मतलब अल्टीमेटली ये जो मोनार्की सिस्टम है वो क्या करते हैं, जो अपने वंश है उसके पास ही वो ताकत होती है जो रूल मेंटेन करने के लिए रूल्स इंप्लीमेंट करते हैं, जो भी रूल्स लेके आते हैं। ठीक उसी तरह रिपब्लिक में क्या होता है, जो लोगों की तरह रिप्रेजेंट होगी, जो लोगों की द्वारा रिप्रेजेंटेटिव होगी, और जो उसको वो लोग रिप्रेजेंट करेगी उसके पास फुल पावर नहीं होते। बस इतना आप पास इतना याद रख लीजिए। रिपब्लिक में क्या होता है, लोगों के द्वारा चुना जाता है बट उस पर्सन के पास फुल पावर नहीं होती। ठीक उसी तरह अगर हम डेमोक्रेटिक की बात करें तो डेमोक्रेटिक की बात करने से क्या होगा, जो मैंने पहले आप लोगों से एक सोसाइटी का उदाहरण लिया था, जो एग्जाम्पल लिया था आप लोगों के लिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या है उससे समझाने के लिए, तो वही इमेजिन फिर से कीजिए। एक सोसाइटी है, वहाँ से किसी को चुन के भेजते हैं देश को चलाने के लिए। तो डेमोक्रेटिक मतलब क्या है, एक सोसाइटी है, सोसाइटी में से ही किसी को चुन के भेजते हैं देश को चलाने के लिए। या फिर जो संस्था है, संस्था के लिए कॉन्स्टिट्यूशन होगी कि देश के लिए भी होगी। तो देश के वजह हम कर रहे हैं तो सोसाइटी से किसी को चुन के भेजते हैं रिप्रेजेंटेटिव होगी देश को चलाने के लिए। ठीक उसी तरह रिपब्लिक में क्या होता था, और रिप्रेजेंट भी करते थे, बट डेमोक्रेटिक में क्या होता है, उस खुद की समझ में ही खुद की समझ से ही किसी को रिप्रेजेंट करके भेजते हैं कि देश चलाने के लिए। ठीक उसी तरह नॉन डेमोक्रेटिक मतलब क्या होता है, आप यू की लीजिए। नॉन डेमोक्रेटिक मतलब क्या होता है कि जो लोगों के द्वारा चुने नहीं जाती, वो खुद ही राजा होता है। और राजा मोनार्की सिस्टम और उसमें क्या डिफरेंस होती है, उसमें पीढ़ी दर पीढ़ी जो वंश जनरेशन टू जनरेशन चले जाते हैं, राजा के बाद उसके बेटा या फिर और कोई ऐसा करके चले जाते हैं। बट उस डेमोक्रेटिक में क्या होता है, जो वन पर्सन होता है उसकी फुल पावर होती है, वो जब तक है तब तक वही राजा है। आप सिंपल एक ही शब्द से उसे डिफाइन कर सकते हो, है डिटेक्टर, जो खुद ही रोल मेकर है, खुद ही रोल मतलब खुद ही रोल को इम्प्लीमेंट करता है, सब वही खुद ही होता है, सब वो खुद ही करता है। तो उसको कहते हैं नॉन डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक मतलब क्या होता है, वो खुद उसकी समझ से किसी को रिप्रेजेंटेटिव करके भेजते हैं कि देश को चलाने के लिए। ठीक है, रिपब्लिक में क्या होता है, वो जस्ट चुनते हैं और उसके बाद फुल पावर नहीं होते। और एक बात, डेमोक्रेटिक में क्या होता है, वो अपनी सोसाइटी से किसी को चुन के भेजता है देश को चलाने के लिए। कभी क्या होता है, उस पर्सन के पास फुल पावर होती है, तो उसके लिए क्या वो क्या कर सकते हैं, जो माइनॉरिटी है उसको वो हट कर सकती है। और उसके लिए संविधान ने क्या किया, उसके लिए कुछ नियम कुछ लिमिट दे रखी है कि उसे भी कंट्रोल किया जा सके। बट ये हर संविधान में नहीं होता। हम जो संविधान अपने जब मैं हमारे संविधान के बारे में बात करूँगा तो उससे हम डिफाइन करेंगे कि हमें हमारा जो संविधान है उस पर कुछ ऐसा प्रावधान है क्या नहीं। जो मेन पावर है प्राइम मिनिस्टर जो है, प्रधानमंत्री जो है, उससे कंट्रोल करने के लिए उससे कुछ लिमिट है, पावर की जो लिमिट है क्या नहीं, हम जब अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में तब जब हम अपनी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करेंगे तब उसे देख लेंगे। अभी के लिए हम एग्जाम पर्सपेक्टिव से कॉन्स्टिट्यूशन क्या है वो हर एक कंट्री को चार कैटेगरी में भाग करते हैं। एक है मोनार्की सिस्टम, सेकेंड है डेमोक्रेटिक, थर्ड है रिपब्लिक एंड फोर्थ है नॉन डेमोक्रेटिक। तो उन चारों चीज़ों को मैं आप लोगों को सिंपल से बता दिया क्या है। मोनार्की सिस्टम मतलब जो पीढ़ी दर पीढ़ी चले जाते हैं, जो वंश के बाद वंश आते हैं जनरेशन टू जनरेशन, बस उसकी तरह ही रिपब्लिक में क्या होता है और खुद चुनते हैं। डेमोक्रेटिक में क्या होता है, जो उनकी विश में से ही उनकी सोसाइटी में से किसी को चुन के भेजते हैं देश चलाने के लिए। और नॉन डेमोक्रेटिक में खुद ही चुन के लिए अपने आप को चुन लेते हैं, यही कह सकते हैं आप। और उसको हम एक ही शब्द से उसे डिफाइन कर सकते हैं, वो है डिक्टेटर। आशा करता हूँ आप लोग उसे भी समझ चुके होंगे। और उससे और एक बात बता देता हूँ, हर संविधान दो तरह की होती है। संविधान दो तरह की होती है, एक है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा है
रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस। हम और एक से डिफाइन कर सकते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो दो प्रकार की हो सकती है, एक है रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस और एक है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशंस। अब रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? हम अगर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, जो लिखित में होगी वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। जो अनरिटन है वो ये नहीं कि वो लिखित में नहीं हो सकती, और लिखित में हो भी सकती है और नहीं भी। तो रिटन का मतलब क्या होता है? जो लिखित में है, और अनरिटन का मतलब क्या हो सकता है? और लिखित में हो भी सकती है या नहीं। उसकी मेन अंतर क्या होगी? जो रिटन होगी उसकी हर एक लॉ, हर एक चीज़ को अच्छे से डिफाइन किया जाता है, अच्छे से मेंशन किया जाता है उस लॉ का मतलब क्या है। बट जो अनरिटन जो है, अनरिटन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी हर एक लॉ का अच्छे से डिफाइनेशन दिया नहीं जाता है। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वो उसके हर एक लॉ को अच्छे से डिफाइन किया जाता है, और जो अनरिटन है उसके हर एक लॉ को अच्छे से डिफाइन किया नहीं जाता है। अगर हम उसकी बात करें तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, याद रखिए एग्जाम पर्पज से। और उसके साथ साथ हम अभी तक बात कर सके संविधान कितने प्रकार की हो सकती है? संविधान दो प्रकार की हो सकती है। संविधान की और क्या करते हैं? संविधान के मेन ऑर्गन्स क्या क्या है? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। ठीक उसी तरह संविधान का और एक काम क्या होता है? वो हर एक देश को डिफाइन करते हैं कौन सी कैटेगरी में आती है, मोनिक सिस्टम में आती है या फिर रिपब्लिक में या फिर नॉन डेमोक्रेटिक या फिर डेमोक्रेटिक में। वो भी कौन डिफाइन करता है? वो भी कौन बताते हैं? हमें संविधान बताते हैं। उसके साथ अगर हम उसके साथ बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन की दो पार्ट होती है, एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, एक है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जो लिखित में होगी और उसके हर एक लोग अच्छे से डिफाइन किया जाता है उसका मीनिंग। ठीक उसी तरह अनरिटन में जो होती है वो लिखित में हो भी सकती है, नहीं हो भी सकती है, बस उसकी जो लॉ है, जो उसकी नियम है, जो कानून है, जो एक्ट है, वो अच्छे से वो डिफाइन किया नहीं जाता। आशा करता हूँ आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट है वो आप लोग समझ चुके होंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे दूसरे क्वेश्चन पर। और एक बात याद रख लीजिए, अब एग्जाम पर्पज से जो कॉन्स्टिट्यूशन दो प्रकार की होती है, एक है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और दूसरा है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद और एक चीज याद रख लीजिए, जो रिटन है और कॉन्स्टिट्यूशन दो पार्ट भाग करते हैं, दो प्रकार की हो सकती है, एक है फ्लेक्सिबल और एक है रिजिड। कॉन्स्टिट्यूशन और दो पार्ट हो सकती है, जो रिटन है उसकी भी दो पार्ट हो सकती है, जो अनरिटन है उसकी भी हो सकती है। मतलब अल्टरनेटिव कौन सी दो पार्ट हो सकती है? एक है फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशंस, दूसरा है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशंस। अब फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन हमने क्या दो भाग में भाग किया था, एक है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी एक है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और दूसरा है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसी तरह हर एक कॉन्स्टिट्यूशन को हम दो तरह से भाग कर सकते हैं, एक है फ्लेक्सिबल और दूसरा होगा रिजिड। फ्लेक्सिबल मतलब सिंपल एक शब्द बात कर सकते हैं। फ्लेक्सिबल मतलब जो है, जो हम उससे आसानी से चेंज कर सकते हैं, जो स्ट्रांग नहीं है। जो रिजिड जो है उसे हम आसानी से चेंज नहीं कर सकते। जो अमेंड किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन पर, वो फ्लेक्सिबल जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे आसानी से अमेंड किया जा सकता है, बट जो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है उसे हम आसानी से अमेंड नहीं किया जा सकता। तो उस हिसाब से हम उसे कह सकते हैं, हम एक उदाहरण लेना चाहे तो ले सकते हैं, जो ब्रिटेन की कॉन्स्टिट्यूशन है, जो ब्रिटेन की कॉन्स्टिट्यूशन है वो हम आसानी से बदला जा सकता है। तो उसके लिए हम क्या करें, उसके एक उदाहरण ले सकते हैं ब्रिटेन। ठीक उसी तरह जो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें उसकी भी एक उदाहरण ले सकते हैं, जो यूएसए की है, जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है हम उसे ले सकते हैं। जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जिसकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे हम उसे इजीली अमेंड किया नहीं जा सकता, वो बहुत कठिन है। अब या सिंपल मत याद रखिए, एक कठिन है
ये आसान है, जो हम आसानी से उसे बदला जा सकता है और उसे बदला नहीं जा सकता। और उसके लिए क्या उदाहरण लिया था? ब्रिटेन। उसके लिए हम उदाहरण लिया था, उसके लिए हमने क्या उदाहरण लिया था? ब्रिटेन। और उसके लिए हम क्या लेते हैं? यूएसए। ब्रिटेन की जो कॉन्स्टिट्यूशन है हम उसे इजीली चेंज किया जा सकता है, बट जो यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन है हम इजीली उसे चेंज नहीं किया जा सकता, उसे इजीली चेंज किया नहीं जा सकता। ठीक उसी तरह अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया उन दोनों की बीच में आएगी। क्यों बीच में आएगी? इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन जो है इतना कठिन भी नहीं अमेंड करना, उतना आसान भी नहीं। तो उसके हम बाद में बात करेंगे। अभी तक ब्रिटेन। तो आशा करता हो आप लोग जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप कोई भी किसी भी तरह के एग्जाम हो और उस पर उस टॉपिक पर प्रश्न करें तो आशा को तो आप अच्छे से उसे डिफाइन करके उसके आंसर दे जाएंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है मैं आप लोगों से बात कर चुकी हूँ ऑलरेडी। अभी मैं जो दूसरा प्रश्न लिखा इधर मेंशन किया था कि बाहर के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके साथ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के क्या महत्वपूर्ण है, क्या 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 डिफरेंस है, क्या क्या तुलना कर सकते हैं हम, उसके बारे में हम बात करेंगे। What is important? What is important? What is important of Indian constitutions from other countries' constitutions? What is important of Indian constitutions from the other countries' constitutions? जो भारतीय संविधान है उसके साथ जो बाहर की संविधान है उसकी तुलना में जो हमारे संविधान है उसका क्या महत्वपूर्ण है, हम आज अभी मैं उस चीज पे बात करूंगा। आप फिलहाल इतना जान लीजिए, हम जो एग्जाम पे अगर कोई भी कुछ प्रश्न पूछे जाए आप उसे पॉइंट वाइज मेंशन कीजिएगा, आपके लिए बेहतर होगा। एग्जाम पे मार्क पुट करने के लिए आप जितना पॉइंट हिसाब से आप जितना पॉइंट हिसाब से मेंशन करेंगे आपके लिए इतना अच्छा होगा। तो मैं एक पहला पॉइंट ले लेता हूँ एग्जाम्स पर्सपेक्टिव से कि मेरा जो पॉइंट है, अब सिंपली इमेजिन कीजिए जो हमारे संविधान है वो क्यों महत्वपूर्ण हो सकता है। एक बात है, जो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारे देश में अलग अलग तरह के धर्म के लोग हैं, विभिन्न प्रकार की जो धर्म के लोग हैं उसके साथ हर किसी का कल्चर अलग अलग है। ठीक उसी तरह बहुत सारी लैंग्वेजेस कहा जाती है तो कहते हैं, तो इतने सारे चीज़ उसके साथ हम और बहुत कुछ है जो मेंशन कर सकते हैं जो हर किसी का अलग अलग है। और उसके साथ कुछ लोग जो किसी भी धर्म की जो फॉलो नहीं करते हुए भी उसके लिए भी मतलब जो हमारे से संविधान है वो कुछ इस तरह से डिफाइन किया गया है कि हर किसी के वो उसका धर्म है, रिलीजियस जो है, जितने प्रकार की भी रिलीजन्स हो वो भी उसके इंक्लूड किया जाएगा। अब उसे हर किसी का जो कल्चर है अलग अलग है, हर किसी का कल्चर जो है वो अलग अलग है, उससे हम पुट कर सकते हैं। उसके साथ हम और एक पुट कर सकते हैं, वो है हमारे जो हर किसी का जो लैंग्वेज है, भाषा जो है
जो हर किसी का जो लैंग्वेज है वो भी अलग अलग है। बहुत सारी भाषा कही जाती है इंडिया में, और उसके साथ हम और कुछ ऐड कर सकते हैं। जो हर अनेक अनेक तरह की जो लोग रहते हैं, डिफरेंस टाइप ऑफ पीपल, जो विभिन्न प्रकार की जो लोग रखते हैं, उसके साथ हम बात कर सकते हैं। उन सबको कंबाइन करके हम एक कह सकते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हम उसे क्या कह सकते हैं? हम इंडिया को एक क्या कह सकते हैं? यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हम इंडिया को कह सकते हैं अनेकता में एकता कह सकते हैं। उसको मद्देनजर रखते हुए, उसको सामने रखते हुए, जो हमारे जो संविधान लिखा गया है, जो बनाया गया है, वो उसी के आधार है। हम उसके विषय बात करेंगे। सेकुलरिज्म जो वर्ड है, कुछ लोग डिबेट अभी तक बहुत सारे लोग कॉन्फ्यूज है कि इंडिया पहले से सेकुलरिज्म था या नहीं। कि कुछ लोग भी कहते हैं जो 1976 में जो 42वां जो संशोधन किया गया था, उसके तहत जो सोशलिस्ट एंड सेकुलर जो दो शब्द है वो डाला गया संविधान में। क्या ये सही है? कुछ लोग इसके क्रिटिसिज्म भी करते हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं ठीक है। उसके बाद हम विस्तार से बात करेंगे। आप फिलहाल इतना मान लीजिए, जो हमारा जो संविधान है उसकी हर एक पार्ट में इससे बहुत सारे आर्टिकल मिल जाएगा जहाँ पे कहा गया है इंडिया एज सेकुलर स्टेट। पर जो अंदाज जो चीज़ है वही कुछ डिफाइन करके जो प्रियम्बल में लेके आया। और प्रियम्बल में रहे या ना रहे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमारे संविधान जो मूल है उसमें ही कहा गया है इंडिया इज ए सेकुलर। वो किसी भी धर्म की सेकुलर मतलब क्या है? सिंपल सा जो हमारे संविधान की हमारे जो सेकुलर मीनिंग है इंडिया की तरफ से ऐसा होगा कि वो किसी भी धर्म की पक्ष नहीं होगा और उसके विरोध भी नहीं होगा। जरूरत पड़ने पर वो हर किसी धर्म के साथ देगा, और अगर कुछ उसमें कुछ गलतियां हैं वो उससे सुधार भी कर सकते हैं, उसके संशोधन भी कर सकते हैं। हम उसके बारे में विस्तार बात करेंगे कभी कि सेकुलरिज्म जो है वो क्यों है, क्या किस लिए लेके आया, क्या क्या एमेंड किया गया, सब कुछ हम विस्तार से बात करेंगे। अभी इस क्लास में कॉन्स्टिट्यूशन जो मेकिंग है उसकी हम बात करेंगे। तो हमने अभी तक रिलीजियन, कल्चर, लैंग्वेज, अलग अलग तरह के जो लोग हैं, डिफरेंस टाइप ऑफ पीपल, उन सब चीज़ हम कह सकते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी हम कह सकते हैं। तो उन्हीं चीज़ों को जो एक साथ में रखने के लिए, उन सब चीज़ों को एक साथ रखने के लिए जो हमारा संविधान है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है अभी तक। तो वो एक पॉइंट हो गया, वो एक पॉइंट हो गया हमारे लिए। अगर हम दूसरा पॉइंट की बात करें वो क्या हो सकता है? हम अगर दूसरा पॉइंट की बात करें, संविधान के दो मूल 3 पार्ट होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी। मैं आप लोगों को 3 पार्ट ऑलरेडी मेंशन कर चुकी हूँ पहले क्वेश्चन पर। एक है होगा लेजिस्लेटिव, दूसरा होगा एग्जीक्यूटिव, तीसरा होगा जुडिशियल। और ये जो 3 पार्ट है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल, उन तीनों पार्ट को क्या करते हैं हमारा संविधान, उसे इस तरह से डिफाइन करके रखा है कि ना उसकी पावर ज़्यादा हो ना उसकी भी पावर ज़्यादा हो। हर किसी का जो पावर है वो न्यूट्रल रखा गया है। मतलब अगर लेजिस्लेटिव की जो पावर है उससे अगर हम उसकी पावर अगर ज़्यादा होगा तो वो क्या करेगा? बाकी जो 2 पावर है उसे वैल्यू नहीं देगा, दे नहीं सकता है, शायद नहीं देगा, अपने मन मर्जी करेगा। ठीक उस तरह जुडिशियल का पावर ज़्यादा होगा तो जो लेजिस्लेटिव है उससे कुछ वैल्यू नहीं देगा, उस जगह कुछ डिमांड है उसका जो वैल्यू हो उसे नहीं देगा। ठीक उसी तरह इसी चीज़ को वो मेंटेन करने के लिए हमारे संविधान ने क्या किया है, उन तीनों को जो पावर है, जो संविधान रचा गया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, तब ये भी सामने रखा गया था कि जो हमारे जुडिशियल है, लेजिस्लेटिव है एंड एग्जीक्यूटिव है, उन तीनों चीज़ों को अच्छे से मेंटेन किया जाए। ये देखना चाहिए, देखे रखना चाहिए कि कोई भी किसी भी तरह की जो लॉ जो एक मान रहे उसके तहत किसी भी पार्ट ज़्यादा ना हो। जो तीनों पार्ट है उससे तीनों पार्टों को समान पावर दिया जाए।
किसी को कम किसी को ज़्यादा नहीं। तो हमारे संविधान का जो है उसने और क्या काम किया उसने कि उन जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो 3 मेन मूल पार्ट है, मेन जो पार्ट है, उन जो पावर है उसे अच्छी तरह से मेंटेन करके इक्वली रखा गया है। वो भी हमारे एक संविधान की एक वैल्यू कह सकते हैं, जो महत्वपूर्ण कह सकते हैं। डाइवर्सिटी है, जो अखंड भारत है उसे अखंड रखने के लिए हमारे संविधान बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है अभी तक। और उसके साथ ये होगा मेरा पहला पॉइंट, संविधान की विशेषता। उसका सेकंड विशेषता क्या होगा, सेकंड इंपॉर्टेंट उसका क्या होगा, वो जो संविधान के जो मूल 3 पार्ट होती है, जो 3 पार्ट है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, उन तीनों पार्ट को अच्छे से डिफाइन किया गया है। और उससे ये देखा गया कि उस किसी का भी पावर कम या ज़्यादा ना हो, सबको न्यूट्रल इक्वली रखा गया है। ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट। अगर हम तीसरा पॉइंट की बात करें, अगर हम तीसरा पॉइंट की बात करें तो हम कह सकते हैं इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे हम क्या कह सकते हैं, वो एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। भारत जो है एक, भारत का जो संविधान है वो एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन सॉफ्टवेयर में लिख दिया। हाँ, अगला जो पार्ट निकल गया है उसकी विशेषता निकल गया है वो है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया क्या है, इंडिया का संविधान क्या है, एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो उस तरह से ये महत्वपूर्ण होगा। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का महत्वपूर्ण क्या है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। 2 डिफरेंस थी, एक थी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और एक थी अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है, उसकी जो हर एक लॉ, हर एक्ट, हर एक कानून जो भी है, जिसने पकड़ के वो कानून लेके आते हैं, हर एक कानून के अच्छे से डिफाइन किया जाता है संविधान में। तो इसलिए हम और एक महत्वपूर्ण क्या कह सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्या कह सकते हैं उसके, कि वो एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब उसका जो देश है, जिस कंट्री में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा वहाँ पे सुप्रीम कौन होगा, संविधान होगा। हर एक चीज वो लॉ के ऊपर डिपेंड करके चलेगा। ठीक उसी तरह हम और एक चीज इसमें ऐड कर सकते हैं, वो क्या ऐड कर सकते हैं, वो है इंडिया का जो संविधान है ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट संविधान कहा जाता है। क्यों लार्जेस्ट कहा जाता है, क्योंकि उसकी जो टोटल शब्द ढाला गया है वो लगभग 1,48,000 जो शब्द उसमें डाला गया है, लगभग 145 जो वर्ड डाला गया है हमारे संविधान में। जो विश्व की सबसे लंबी लार्जेस्ट संविधान है वह है हमारे संविधान। उससे समय भी जो ज़्यादा लग गया था, मिनिमम उसकी टोटल 2 years 11 month एंड 18 days लगे थे ये हमारा संविधान टोटल बन के आने के लिए। तो हम इस तरह से बात कर सकते हैं। अगर देखना चाहते तो जो यूएसए का जो संविधान है वो लगभग 44,533 होगा। इतना कम शब्द में उसे डिफाइन किया गया है। और हमारा जो संविधान इसे डिफाइन किया गया है लगभग 1,45,000 में उसे अच्छे से डिफाइन किया गया। और एक बात अगर हम आर्टिकल्स की बात करें तो इतना शब्द से लिखा गया, और उसके अलावा शेड्यूल जो है और शेड्यूल भी उसे ऐड कर दे तो और लंबा हो जाएगा। तो शेड्यूल के बिना ही आर्टिकल में ही कितना आर्टिकल है, कितने शब्द का आर्टिकल दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, टोटल 1,45,000। तो ये भी एक महत्वपूर्ण है। जो वर्ल्ड लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा संविधान है, ठीक उस तरह हमारा क्या है ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका फायदा मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। ठीक उसी तरह जो हमारा संविधान है वो क्या करता है, जो 3 स्ट्रक्चर होते हैं एक देश की संविधान की, वो है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल। उन तीनों चीज़ों को अच्छे से वो डिफाइन करके उसकी जो पावर है उसे अच्छे से मेंटेन करने के लिए जो
न्यूट्रल करके रखता है कि हर किसी की पावर ज़्यादा ना हो। ठीक उसी तरह और एक कम महत्वपूर्ण काम क्या करता है, जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है उसको कौन मेंटेन करके रखता है, वो रखता है हमारा संविधान। तो मैं आप लोगों के साथ 4 पॉइंट बात कर सके अभी। तो 4 पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, तो इसलिए तो बहुत लंबा सेशन हो जाएगा। तो मैं इस प्रश्न को इधर ही समाप्त करता हूँ कि भारत के संविधान से हमारे संविधान की क्या महत्वपूर्ण है। तो हम अगले प्रश्न पर जाते हैं। हमारा जो अगले प्रश्न है वो है कि हिस्ट्री ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, जो हमारे संविधान है उसका इतिहास क्या है, हम अब वो जानेंगे कि हिस्ट्री ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, कि हमारे संविधान की क्या हिस्ट्री क्या रहा है अभी तक। आशा करता हूँ कि आप लोग जो इम्पोर्टेंस है हमारे संविधान की आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। फिर से थोड़ा बता देता हूँ, जो हमारे भारत का जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, अनेकता में एकता, उससे अच्छे से डिफाइन करके उसे अच्छे से रखने के लिए कौन सबसे ज़्यादा भूमिका निभाते हैं, वो है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन ने बता दिया है कि हमारा देश एक सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है। और उससे क्या क्या बताते हैं हमारा संविधान, रिपब्लिक है, सोशलिस्ट है, वो जो सारी चीज़ हमें कौन बताते हैं, कॉन्स्टिट्यूशंस। तो इस प्रकार से भी कॉन्स्टिट्यूशन बहुत महत्वपूर्ण है। उसका जो हमारे में जो पावर है, एक देश का जो पावर होता है, उस पावर को कौन डिफाइन करता है, कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, वो हर एक चीज़ की लिमिट, हर एक चीज़ को अच्छे से डिफाइन किया गया है। तो हम आगे बढ़ते हैं, जो हिस्टोरी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। जो हमारे संविधान का जो हिस्ट्री रहा है, अब हम इसके बारे में बात करेंगे। आप लोगों में जो हमारे जो संविधान हिस्ट्री है उसके बारे में बात करने से पहले मैं 2 बात कह देना चाहता हूँ, जो कि संविधान किस तरह लागू हुआ, किस तरह एक संविधान कैसे बना, हम उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। हमने पहले विस्तार से आलोचना किया कि संविधान क्या है, उसकी महत्वपूर्ण क्या है हमारे संविधान के साथ, हमारे साथ क्या महत्वपूर्ण है बाहर के साथ। और अब हम जानेंगे कि उसकी हिस्ट्री क्या है। तो उसके पहले हम थोड़ा जान लेते, जो वेस्टर्न साइड की जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस तरह से आया। उसके तरह पहले तो जो वेस्टर्न साइड है वहाँ पे क्या होता था, जो लॉ मेकर होता है वो था किंग ही सब कुछ देखता था, और उससे कोई लॉ मेकर कहा जाता था। उसके बाद क्या हुआ, जो वो लॉ मेकर था वो बाद में उसके जो ताकत चला गया था चर्च की बात, चर्च जो है वो लॉ बनाते थे। ठीक, फिर से इसके बाद क्या होगा, फिर से जो ताकत था चर्च का वहाँ को वो फिर से किंग के पास लेके आया। तो उस तरह से उसकी संविधान जो है वो रचा गया। पहले किंग के पास था, उसके बाद चर्च, फिर से किंग हु इज ए लॉ मेकर, किंग इज ए लॉ मेकर। तो इस तरह से धीरे धीरे आके आज संविधान जो 2 तरह की होती है, एक है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और एक है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। 2 तरह से आया, किसी के पास रिटन है, किसी के पास अनरिटन है, जो लिखित नहीं है। तो हम इंडिया की बात करें, इंडिया में अतीत में अगर हिस्ट्री में देखें तो अतीत में क्या था, धर्म जो कहते थे उसके हिसाब से चलते थे। जैसे कि हमारे धर्म में तो था अतीत में अर्थशास्त्र था, उसके बदलते बहुत कम सम होते थे। तो उसके बाद क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी आया, उसके बाद ब्रिटेन का कब्जा आया, ब्रिटेन जो कॉलोनी बना इंडिया, और अंत में जाके 1947 में आज़ादी मिली हमें, और 1950 में हमें अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन मिला है। तो हम उस जो प्रोसेस है
लगभग ब्रिटेन जब ईस्ट इंडिया कंपनी आए थे 1764, लगभग 1764 से लेके 1950 तक जो जो कानून बना है इंडिया में, चाहे ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से ही हो, फिर ब्रिटेन की तरफ से ही हो, या फिर हमारे देश की तरफ से ही हो, हम उस पूरे चीज़ की हम बात करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो किस सबब से हमारी देश में आई। तो पहले क्या होता था, मैं पहले आपको बता चुका, इंडिया पहले एक टुकड़े टुकड़े में बैठे हुए थे। तो उसी हिसाब से क्या हुआ था, एक युद्ध हुआ था जिसका नाम है बैटल ऑफ बक्सर नाम से भी जाना जाता है, बक्सर्स बैटल ऑफ बक्सर नाम से भी जाना जाता है। तो उस युद्ध में क्या हुआ, दो तरफ से थे। एक तरफ से थे इंग्लिश फोर्स, इंग्लिश फोर्सेस थी, और एक तरफ से क्या थी, जो जॉइंट आर्मी थी, जॉइंट आर्मी। इस दो तरह के युद्ध हुए, एक थी इंग्लिश फोर्स और जॉइंट आर्मी कौन था, मीर कासिम थी। उसके साथ जॉइंट में कौन का आया था, शाह आलम, और उसके साथ और एक साथी थे वो है शुजाउद्दौला। तो उस जो बैटल हुआ था, जो युद्ध है, उसके बारे में विस्तार से हमें एग्जाम की पोस्ट से बात करना आवश्यक नहीं, हम जस्ट जानना है बैटल ऑफ बक्सर्स। बैटल ऑफ बक्सर्स क्या है, हमें बस इतना जानना चाहिए, हमें बस इतना चाहिए एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। बैटल ऑफ बक्सर क्या है, मैं क्या लड़ा गया था, बैटल ऑफ बक्सर्स। बक्सर्स, जो बैटल ऑफ बक्सर्स कहा जाता है, उन दोनों जो युद्ध लड़ा गया था उसको क्या कहा जाता है, बैटल ऑफ बक्सर। तो इस युद्ध में, इस बैटल में ईस्ट इंडिया कंपनी जो उससे विजय हुआ, और उसके साथ जॉइंट आर्मी जो तीन लोग थे, तो तीन पार्टी थे, एक है मीर कासिम, शाह आलम और शुजाउद्दौला जो थे, उन तीनों को हार हुआ, जॉइंट आर्मी को हार हुआ और ईस्ट इंडिया कंपनी को जय हुआ। और उसी जो युद्ध का और एक तरह से वो लोग दिखाना चाहते थे कि वही है सुप्रीम लीडर, जो इंडिया का, जो भारत का युद्ध करके ये दिखाना चाहते थे, इंडिया का सुप्रीम लीडर ईस्ट इंडिया कंपनी है, तो वो दिखाना चाहते थे। तो आशा करता हूँ आप बेसिक जो नॉलेज है, जो बक्सर जो युद्ध होता वो किस किस के बीच में हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी और जॉइंट आर्मी। जॉइंट आर्मी जो मुख्य हुआ था वो कौन था, मीर कासिम। तो इतना आप लोग मालूम चल गया होगा। तो वो जो ये युद्ध है लगभग 22 से 23 अक्टूबर 1764 में हुआ था। ये जो तारीख है सन है, आप उसे याद कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, बहुत आपके लिए हेल्पफुल होगा एग्जाम में पॉइंट पुट करते समय। तो ऑन 22 to 23 अक्टूबर 1764 में ये जो बैटल हुआ था इसी डेट में हुआ था, और उसमें जॉइंट आर्मी जो है उससे पराजित होना पड़ा इस युद्ध में। तो आशा करता हूँ आप लोग इस बैटल के बारे में जान चुके। हाँ, कहा जाता है कि जो बैटल ऑफ बक्सर है वह से ही जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो दमन है वो ज़्यादा बढ़ चुके। और इस बैटल की मेन कारण क्या थी, जो मीर कासिम थी वो जो इंडिया को एक इंडिपेंडेंट ट्रेड की तरह देखना चाहते थे, जो स्वाधीन हो, और उसी चीज़ को अगेंस्ट में रखते हुए ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने क्या किया, युद्ध छेड़ी मीर कासिम के साथ। और उसमें जब मीर कासिम को पराजय मिला तो वो पूरा भारत को दिखाना चाहते थे कि ही इज ए सुप्रीम लीडर ऑफ इंडिया,
वो दिखाना चाहते थे। तो आशा करता हूँ आप लोग जो बगजार युद्ध है उसके बारे में आप लोग अच्छी तरह से वाकिफ हो चुके हैं। अगर आप उसके विस्तार में पूरा फुल डिटेल्स के साथ जानना चाहते हैं तो भी कभी उसके बारे में क्लास ले लूँगा। अभी तक हमने जाना कि जो बगजार जो बैटल हुआ था उसमें ब्रिटेन जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसे जय हुआ और उसके जो जॉन आर्मी थी मीर कासिम की उसे पराजित होना पड़ा। और उसके बाद से ही क्या हुआ, इंडिया को ईस्ट इंडिया कंपनी दमन करने लगी उसकी बिजनेस ट्रेड के साथ। तो उस चीज़ को जो ब्रिटेन की जो कॉन्स्टिट्यूशन जो ब्रिटेन की जो गवर्नमेंट है उसने क्या किया, उन इस ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए कुछ सारे एक्ट पास किया उसकी पार्लियामेंट में। तो हम जानने के पहले कि क्या ऐसा कारण था जिसके कारण इतने सारे एक्ट लाया गया उस ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए। तो पहले जो है, जो भी ब्रिटेन से इंडिया में कुछ भी बिजनेस करने के लिए आते हैं, ट्रेड करने के लिए, वो आने का जब जाते हैं वो पूरा एकदम अमीर बन जाते हैं, रिच मैन हो जाते हैं। तो उसकी जो टैक्स देना पड़ता था ब्रिटेन की जो गवर्नमेंट है उसे नहीं दिया जाता था। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो दबदबे था इधर इंडिया में और उसका जो टैक्स पे करना था कुछ भी पे नहीं करते, कुछ रूल नहीं फॉलो कर रहे थे। और उसके कारण ब्रिटेन की सरकार ने पहले अब जब बैटल युद्ध हुआ था 1764 में, तो उसके बाद अल्टीमेटली इंडिया मूव टू ईस्टर्न कंपनी। मैं आपको एक सेक्शन लिख देता हूँ। 16 अगस्त 1765 इस तारीख पे एक ट्रीटी हुआ था इंडिया में ईस्ट इंडिया के साथ, जिसका नाम होता है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। उस ट्रीटी के तहत फुल्ली कह सकती है जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो दबदबा था इंडिया में वो पूरा हो चुका था। और ऑलरेडी वो अपने आप को प्रोड्यूस कर अपने आप को प्रेजर्व कर रहे थे इंडिया के सामने कि वो ही है सुप्रीम लीडर, जो है वही है एकमात्र सुप्रीम लीडर। तो उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट पहले 1763 में एक रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया। उसका मेन उद्देश्य एक ही था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसे कैसे कंट्रोल किया जा सके। उसके कारण 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट लेके आया गया था। ठीक उसी कुछ सालों बाद 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट लेके आया। मेन उद्देश्य एक ही था कि वो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका दबदबा कमाना चाहिए इसके कारण। उसके बाद 1793 में एक चार्टर एक्ट लेके आया। उसके बाद लगभग कुछ सालों बाद 1813 में और एक चार्टर एक्ट लेके आया। और उसके बाद उसकी जो धीरे धीरे आप को देख सकते हैं 1833, 1857 ये जो सर एक्ट लेके आया था, उसका मूल उद्देश्य एक ही है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के दबदबे है इंडिया में वो सीमित किया जा सके। और ऐसे करके 1, 2, 3, 4, 5, 6 लगभग 6 ऐसा एमेंड किया गया है, कानून लाया गया है, कानून लाया गया है, एक्ट लेके आया गया है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी जो दबदबा है इंडिया में वो घटा सके। और फाइनली 1857 में इंडिया मूव टू ब्रिटेन कॉलोनी। और अंत में 1857 में जो ईस्ट इंडिया का कंपनी जो दबदबा था वो पूरा खत्म करने के बाद इंडिया एक ईस्ट ब्रिटेन कॉलोनी की हो गया था। तो ये जो हिस्ट्री है हर एक का महत्वपूर्ण टॉपिक है, उसके बाद के तो बहुत लंबा सेशन हो जाएगा। अब इतना सिर्फ याद रख लीजिए 1773, 1784, 93, 13, 1833, 1853 ये सारे एक लेके आने के एक ही उद्देश्य था। वो था कि ब्रिटेन जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो दबदबा था इंडिया में वो कमा सके।
जो घटा सके। तो आशा करता हूँ आप लोग जो ईस्ट इंडिया कंपनी से इस टाइम में कैसे आया, एक जो युद्ध हुआ था, लगभग वही मेन पॉइंट धरा जाता है। उसके साथ हम कैसे ब्रिटिश कॉलोनी बना वो देखें। अभी तक हमने ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए, उसकी पावर को लिमिट करने के लिए बहुत सारे एक्ट लेके आया गया। अब हम बात करेंगे जो ब्रिटेन कॉलोनी बनने के बाद इंडिया में कौन कौन सी लॉ या फिर एक्ट पास किया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट में। आपके सामने जो सन जो ईयर मेंशन किया गया है, वो हर एक सन जो है बहुत महत्वपूर्ण है। 1957 में 1857 में इंडिया मूव टू ब्रिटिश कॉलोनी। इंडिया एक ब्रिटिश कॉलोनी बन गया था 1957 में। बट 1885 से जो 1905 का जो पीरियड है, इसको क्या कहा जाता है, मॉडरेट फेज कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? उस समय जो कॉन्स्टिट्यूशन जो कांग्रेस पार्टी थी, हम तो यही जानते हैं कि जो कांग्रेस पार्टी है वो हमारे संविधान पर बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है, उसका बहुत योगदान है हमारे संविधान पर जो 1885 से 1995 तक जो पीरियड रही, इस समय को कहा जाता है मॉडरेट फेज। क्यों कहा जाता है? उस समय जो कांग्रेस पार्टी थे, उसके जो सदस्य थे, वो हर कोई एक ही चाहते थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन था, जो ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन था, उसको कुछ रिफॉर्म किया जाए। जो एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन नहीं डिमांड किया था उस वक्त, जो ब्रिटेन की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी ही रिफॉर्म चाहिए था उससे। वो अपना खुद का कोई कॉन्स्टिट्यूशन कुछ डिमांड नहीं करते थे। उसके बाद धीरे धीरे डिमांड आया, अंत में 1935 से ही डायरेक्टली ओपनली कहा कि हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। उसके पहले 1885 से 1905 तक किसी ने ये नहीं कहा कि हमें अपना संविधान चाहिए। उस वक्त सबके मन में एक ही था, जो ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन था इंडिया पर, उस चीज़ को रिफॉर्म करना चाहिए था। तो वो इसलिए उस सन को क्या कहा जाता है, वो जो सन है 1885 से 1905 तक, 1885 से 1905 तक, उसे क्या कहा जाता है, मॉडरेट फेज कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ अभी कि उस वक्त जो ब्रिटिश जो कॉन्स्टिट्यूशन थे, जो रूल्स थे, उस चीज़ को रिफॉर्म करना चाहते थे। कोई भी किसी सदस्य ने, किसी भी लीडर ने ये डिमांड नहीं किया था कि हमें अपनी खुद की कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। इसलिए उस पीरियड को क्या कहा जाता है, मॉडरेट फेज कहा जाता है। तो ठीक उसके बाद मॉडल मिंटो जो एक लेके आया गया था 99 में, उस एक में जो मुस्लिम था उसे बाहर रखा गया, तो उसको कहा जाता है मॉडल मिंटो। ठीक इसकी तरह 1919 में और एक लेके आया जिसका नाम है इंडियन काउंसिल एक्ट, जो मोन्टागो ट्रांसपोर्ट रिफॉर्म नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद वो लगभग फेल हो गया था। उसके बाद 1927 जो साइमन कमीशन थी, वो एक लेके आया। उसके साथ 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लेके आया। उसके साथ 1937 में इलेक्शन हुआ था। जो एक्ट है ये बहुत महत्वपूर्ण है, हम बाद में बात करेंगे उसके बारे में इस विस्तार से। बाकी जो सारे एक्ट है ऑलरेडी हमने ब्रिटिश ने लेके आया था ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए। अभी जो एक आप लोग सामने है उसके हम विस्तार से करने तो बहुत लंबा हो जाएगा सेशन, तो इसलिए मैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वही थोड़ा सा विस्तार से बात करेंगे। अदरवाइज आप जस्ट उसे याद रख लीजिए। हाँ, अगर कोई भी किसी, मैं एक ऐसा सेशन लेकर आऊँगा जो हर एक को अच्छी से, मैं एक ऐसा क्लास ले लूँगा जो हर एक को अच्छे से डिफाइन क्या होता रहेगा। मैं ऐसा क्लास ले लूँगा कि हर एक जो हो उससे
अच्छे से डिफाइन करो। ऐसा क्लास लेके आऊँगा। अभी के लिए जो 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है वो बेहद महत्वपूर्ण रखते हैं। जो हमारा संविधान 1950 में जो बन के तैयार हुआ था, तो उसमें भी उसका बहुत बड़ा रोल है। और उसके साथ जब तक हमारा देश स्वाधीन हुआ था 1947 में, तो 1947 से लेकर 1950 तक ये जो 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है वही चला। उसी का जो रूल था वही चलते रहे जब तक हमारे खुद की कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार नहीं हुआ था। और उसके साथ 1937 में एक इलेक्शन हुआ था कांग्रेस एक तरफ थी कांग्रेस और एक तरफ से थी मुस्लिम लीग। तो उस जो इलेक्शन हुआ था, लगभग उस इलेक्शन में मुस्लिम लीग जो थी उससे लगभग हार मिला और उसके कांग्रेस को ज़्यादा सीट मिली और मुस्लिम लीग को सीट लगभग कम मिला था, बहुत कम मिला था। उसके कारण जो जिन्ना थी वो नाखुश थी और उसकी परिणाम में जो आज हम अभी तक देख रहे हैं, जो इंडिया पाकिस्तान जो पार्टीशन हुआ था, उससे कुछ कुछ पॉइंट थे जिसके कारण इंडिया और पाकिस्तान अब भाग हो चुकी है। तो उसके साथ 1940 में जब इस इलेक्शन में मुस्लिम लीग को हार का सामना करना पड़ा, तब उसका मन में एक भय से आ गया था कि इंडिया में, भारत में जो माइनॉरिटी है उसकी जो अधिकार है वो नहीं मिलेगा। वो जो उसकी कल्पना थी, उसकी कल्पना के कारण ऐसा हुआ। लगभग ऐसा नहीं था जो अभी हम देख रहे हैं। तो इंडिया में माइनॉरिटी के लिए कुछ मेजोरिटी से ज़्यादा है, कुछ माइनॉरिटी दे रखी है एक्ट, कुछ जो उसकी फैसिलिटी है जो कानून में दिया जाता है वो लगभग मेजोरिटी से माइनॉरिटी कुछ ज़्यादा ही है। मतलब वही देखना चाहते हैं इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूशन है कि हम जो अल्पसंख्यक है, जो माइनॉरिटी है, हम उसके साथ भी है और जो मेजोरिटी है उसके साथ भी है। हम सबको सब साथ में लेके आगे बढ़ेंगे। तो जो जिन्ना का जो कॉन्सेप्ट था वो था टू नेशन थ्योरी। जब उसको हार मिला तब उसने क्या कहा कि हमें एक सेपरेट कंट्री चाहिए। उसको जस्ट अंदाजा लगा था कि ऐसा हो सकता है कि जो माइनॉरिटी है उससे उसकी अधिकार नहीं मिलेगा। तो उसकी तरह उसने जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी वो तो उसमें गया ही नहीं, डायरेक्टली उससे वो एक ही साथ चाहे था, सेपरेशन चाहे था। वो उस इसमें जो महात्मा गांधी था और वो जो लीडर था, जो बड़े लीडर थे, उस सब ने जिन्ना से बात की कि हम पार्टीशन से बेहतर अगर हम उस चीज़ को डिस्कस करें तो बेहतर होगा। तो जिन्ना को वो मंजूर नहीं था। उससे बहुत हिस्ट्री होगा, अगर उससे लगे तो उसकी हम बात कर लेंगे बाद में। अभी सिर्फ इतना जान लीजिए जो 1937 में जो इलेक्शन हुआ था उसमें कांग्रेस को ज़्यादा सीट मिले थे और जिन्ना को जो मुस्लिम लीग जो थी उससे कम सीट मिली थी। इसके कारण जिन्ना नाखुश थी और उसके मन में भय बैठ गया था कि इंडिया में जो माइनॉरिटी है, मुस्लिम है, उसके साथ जो भी है उसको अपनी राइट नहीं मिलेगा। और उसके कारण वो डिमांड करने लगे कि हमें एक सेपरेट जो लाहौर रेगुलेशन एक्ट, जो लाहौर रिवोल्यूशन कहा जाता है, तो लाहौर रिवोल्यूशंस शुरू कर दिया था कि सो एक सेपरेट कंट्री चाहिए। और उसके कारण 1940 में आगा सफर की तरह तहत एक बिल लेके आया जिसमें कहा गया कि जो देश से बाहर अपनी खुद की देश बना सकते वो भी उसकी मंजूरी होगी कि आगा सफर में अगर पाकिस्तान है और अलग होना चाहते हो सकते हैं, उसकी तरह बाकी जो कंट्री है, जो बाकी स्टेट है अभी के लिए इंडिया की, और वो भी चाहे तो वो भी अपने खुद की देश बना सकते थे उस ऑफर के तहत। तो आगस्ट ऑफर जब आया तो मुस्लिम की जो डिमांड थी कि हमें एक सेपरेट कंट्री चाहिए, तो उसके रास्ता मिल गया था और बाद में जाके हमें इंडिया और पाकिस्तान अलग होना पड़ा। तो वो एक सेपरेट लेक्चर होगा। तो अभी हम जानेंगे जो इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन है। तो वो सन एक महत्वपूर्ण आगस्ट ऑफर क्या है। उसके साथ 1946 में कैबिनेट जो मिशन है, कैबिनेट मिशन हुआ था और उसके साथ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हुए थे। आप एक चीज याद रख लीजिएगा, 6 दिसंबर 1946 में पहला जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वो बैठा गया था। कितने 6
दिसंबर 1946, उस तारीख को पहला जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी वो बैठा गया था, फर्स्ट। ठीक उसी तरह 1947 में क्या हुआ था, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन, पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन, तो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बैठा गया था। और 1950 जो है एडॉप्टेड कॉन्स्टिट्यूशन एंड केम इनटू फोर्स इन 1950। 1950 में क्या हुआ था, 1949 की जो 1949 में क्या हुआ था, जो हमारा संविधान एडॉप्ट किया गया था और 1950 में उसे फोर्स में लाया गया था। तो उसके सन जो है अब याद रख लीजिएगा, दे लिख देता हूँ, 26 नवंबर 1949 और 26 जनवरी 1950 इस तारीख में एडॉप्ट किया गया था और उस तारीख में फोर्स में लाया गया था। तो ये जो सारे डेट है 1885, 1919, 1927, ये जो सारे एक्ट है, अब जस्ट एग्जाम पर्पस से आप सबको याद रख लीजिएगा, आपके लिए बहुत बेहतर होगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं एक ऐसा क्लास लेकर आऊँगा जिस क्लास में उन सारे एक्ट को एक्ट वाइज अच्छी से डिविजन देके उसे मेंशन करूँगा। आशा करता हूँ आप यहाँ पे जो पॉइंट है आप नोट कर लिए होंगे। मैं फिलहाल इसे क्लीन कर देता हूँ। अब हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है वो किस तरह से फॉर्म हुआ था। तो पहले पॉइंट जो है हमारे पास सामने अब देख सकते सामने बोर्ड में, आइडिया प्रोपोज्ड इन 1934 बाय एम.एन. रॉय। फर्स्ट किसने आइडिया प्रपोज किया था, ये एम.एन. रॉय 1934 में। ठीक उसी तरह सेकेंड पॉइंट है ऑफिशियली डिमांड ऑफ INC मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1935। जो सेकेंड है जो ऑफिशियल डिमांड ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, मैं आप लोग पहले बता सकी हो, जो 1885 से 1905 तक जो पीरियड रहा उसको क्या कहते हैं, मॉडरेट फेज कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, उस वक्त किसी भी पार्टी ने, किसी भी संगठन ने, किसी भी फ्रीडम फाइटर ने डायरेक्टली नहीं कहा था कि हमें खुद की कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली चाहिए, फॉर्मेशन चाहिए, बट ओनली खुद क्या चाहते, जो ब्रिटिश से जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जस्ट फॉर्मेशन चाहिए था। तो अंत में 1935 में ऑफिशियल डिमांड क्या था, डायरेक्टली क्या था कि हमें अपनी खुद की कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। तो वो दूसरा पॉइंट होगा। थर्ड में सी राजा गोपालाचार्यन वाइसरॉय डिमांड फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 5 नवंबर 1939 बेस्ड ऑन दिस एडोल्फ फ्रांसिस एक्सेप्टेड बाय द ब्रिटिश इन अगस्त 1940। बाद में क्या किया, जो सी राजा गोपालाचार्य वाइसरॉय थे, उसने क्या किया, वो भी डिमांड करने लगे कि हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली चाहिए। और वो कब किया था, 15 नवंबर 1939 बेस्ड ऑन दिस एडोल्फ ऑफ फ्रांसिस। तो पॉइंट लिखा हुआ है, अब देख लीजिएगा। और तीसरा पॉइंट जो है अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान 1940। और जो कैबिनेट मिशन प्लान वो कब लेके आया था, 1940 में कैबिनेट मिशन प्लान लेके आया था। और उसके साथ इट वाज इम्प्लीमेंट अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान ऑन 16 में 1946। और जो एक कैबिनेट मिशन प्लान है ये पहला कब था, 16 में 1946 इट वाज इम्प्लीमेंट। ये कब इम्प्लीमेंट किया गया था, लेके आया था 1940 में, और इम्प्लीमेंट कब किया गया था, 1946 में ऑन 16 में। ठीक, टोटल मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितने मेंबर थे, टोटल 318 मेंबर थी, 318 मेंबर थी। उससे टोटल मेंबर थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 389। और उसके साथ जो 1946 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें कांग्रेस से कितने पार्टी थे, सीट थे
जो 1946 में जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली था उसका इलेक्शन हुआ था, इस इलेक्शन में कांग्रेस ने 108 108 208 208 सॉरी 208 और मुस्लिम लीग ने 93 सीट पाए थे। और इसके लिए वहाँ पे भी वो नाखुशी फिर से वो अपने देश की जो डिमांड थी वो और बढ़ने लगी। देखिए वो सीधा जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी वहाँ से वो निकल के आ गया, उससे अब कॉन्स्टिट्यूशन कुछ मतलब ही नहीं रहा, अब उसके उससे एक ही डिमांड है, खुद का देश चाहिए। तो आशा करता हूँ ये जो हाईलाइट पॉइंट है ये आपको लिए बहुत हेल्पफुल होगा कि किस हिसाब से ये जो डिमांड था तो हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, उसका जो डिमांड है इन सारे पॉइंट में ही मेंशन किया गया है कि जो प्रोपोज्ड इन 1934 बाय एम.एन. रॉय, और उसके जो प्रथम फर्स्ट किसने रखा था, एम.एन. रॉय ने रखा था, और कांग्रेस ने कब ऑफिशियल डिमांड किया था, उससे पहले क्या था, बस हमें स्वाधीनता चाहिए। और उसके पीरियड जो 1985 से 1909 तक 1885 से 1905 तक जो पीरियड रहा उसे मॉडरेट फेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस वक्त किसी ने भी ये नहीं कहा कि हमें खुद की कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहिए, खुद की कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। हर कोई यही कहते थे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है ब्रिटेन के वही बस रिफॉर्म चाहिए। तो लगभग 1927, 1927, 1935 ऐसे बहुत सारे कानून लेके आए जो ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है उसे रिफॉर्म करते हैं। और अंत में 1935 में ऑफिशियल डिमांड कर दिया इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कि हमें खुद की कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, हमें अपने खुद की कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। जो एक पॉइंट है आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और एक बात, जो टोटल मेंबर थे वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वो थे 389 और उससे 292 और 93 293 थी, उससे 293 थी जो प्रिंस से बिलोंग करते थे, जो राजा थे जो राजा थे वह से बिलोंग करते, और बाकी जो 292 मेंबर्स थी वो थे जो रिप्रेजेंटेटिव थी पीपल के द्वारा, जो पीपल के द्वारा रिप्रेजेंटेड किया गया था। अब हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है वो किस तरह से फॉर्म हुआ था। तो पहले पॉइंट जो है हमारे पास सामने अब देख सकते सामने बोर्ड में, आइडिया प्रोपोज्ड इन 1934 बाय एम.एन. रॉय। फर्स्ट किसने आइडिया प्रपोज किया था, ये एम.एन. रॉय 1934 में। ठीक उसी तरह सेकेंड पॉइंट है ऑफिशियली डिमांड ऑफ आईएनसी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1935। जो सेकेंड है जो ऑफिशियल डिमांड ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस में आप लोग पहले बता सके हो, जो 1885 से 1905 तक जो पीरियड रहा उसको क्या कहते हैं, मॉडरेट फेज कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, उस वक्त किसी भी पार्टी ने, किसी भी संगठन ने, किसी भी फ्रीडम फाइटर ने डायरेक्टली नहीं कहा था कि हमें खुद की कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली चाहिए, फॉर्मेशन चाहिए, बट ओनली खुद क्या चाहते, जो ब्रिटिश जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जस्ट फॉर्मेशन चाहिए था। तो अंत में 1935 में ऑफिशियल डिमांड क्या था, डायरेक्टली क्या था कि हमें अपनी खुद की कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। तो वो दूसरा पॉइंट होगा। थर्ड में सी राजा गोपालाचार्यन वाइसरॉय डिमांड फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 5 नवंबर 1939 बेस्ड ऑन दिस एडल्ट फ्रांसिस एक्सेप्टेड बाय द ब्रिटिश इन अगस्त 1940। अंत में क्या किया, जो सी राजा गोपालाचार्य वाइसरॉय जी थी, उसने क्या किया, वो भी डिमांड करने लगे कि हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली चाहिए। और वो कब किया था, 15 नवंबर 1939 बेस्ड ऑन दिस एडल्ट ऑफ फ्रांसिस। तो पॉइंट लिखा हुआ है, अब देख लीजिएगा। और तीसरा पॉइंट जो है अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान 1940। और जो कैबिनेट मिशन प्लान वो कब लेके आया था, 1940 में कैबिनेट मिशन प्लान लेके आया था। और उसके साथ इट वाज इम्प्लीमेंट अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान ऑन 16 में 1946। और जो एक कैबिनेट मिशन प्लान है ये पहला कब होता,
16 में 1946 इट वॉज इम्प्लीमेंट। ये कब इम्प्लीमेंट किया गया था? लेके आया था 1940 में, और इम्प्लीमेंट कब किया गया था? 1946 में, ऑन 16 में। ठीक। टोटल मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितने मेंबर थे टोटल? 318 मेंबर थी, 318 मेंबर थी। उससे टोटल मेंबर थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 389, और उसके साथ जो 1946 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें कांग्रेस से कितने पार्टी थे? सीट थे। जो 1946 में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था उसमें इलेक्शन हुआ था, इस इलेक्शन में कांग्रेस ने 108 108 208 208 सॉरी 208, और मुस्लिम लीग ने 93 सीट पाए थे। और इसके लिए वहाँ पे भी वो नाखुशी फिर से वो अपने देश की जो डिमांड थी वो और बढ़ने लगी। देखिए वो सीधा जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी वहाँ से वो निकल के आ गया। उसे अब कॉन्स्टिट्यूशन कुछ मतलब ही नहीं रहा, अब उसके एक ही डिमांड है, खुद का देश चाहिए। तो आशा करता हूँ ये जो हाईलाइट पॉइंट है ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा कि किस हिसाब से ये जो डिमांड था तो हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, उसका जो डिमांड है इन सारे पॉइंट में ही मेंशन किया गया है कि जो प्रोपोज्ड इन 1934 बाय एम.एन. रॉय, और उसके जो प्रथम फर्स्ट किसने रखा था? एम.एन. रॉय ने रखा था। और कांग्रेस ने कब ऑफिशियल डिमांड किया था? उससे पहले क्या था? बस हमें स्वाधीनता चाहिए। और उसके पहले जो 1985 से 1995 तक 1885 से 1905 तक जो पीरियड था उसे मॉडरेट डे इसलिए क्या मॉडरेट फेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस वक्त किसी ने भी ये नहीं कहा कि हमें खुद की कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहिए, खुद की कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। हर कोई यही कहते थे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है ब्रिटेन के वही बस रिफॉर्म चाहिए। तो लगभग 1927, 1927, 1935 ऐसे बहुत से कानून लेके आए जो ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है उसे रिफॉर्म करते हैं। और अंत में 1935 में ऑफिशियल डिमांड कर दिया इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कि हमें खुद की कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, हमें अपने खुद की कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। जो एक पॉइंट है आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और एक बार जो टोटल मेंबर थे वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वो थे 389, और उससे 292 और 93 293 थी, उससे 293 थी जो प्रिंस से बिलोंग करते थे, जो राजा थे महाराजा जो राजा थे वहाँ से बिलोंग करते, और बाकी जो 292 मेंबर्स थी वो थे जो रिप्रेजेंटेटिव थी पीपल के द्वारा, जो पीपल के द्वारा रिप्रेजेंटेड किया गया था। और एक बात मैं आप लोगों को बता सके शायद कि जब ब्रिटेन कॉलोनी थे तब इंडिया दो भाग में बटा हुआ था, एक था ब्रिटेन कॉलोनी और एक थे प्रिंसलेस स्टेट्स जो राजा महाराजा का था। तो आप लोग एक बात बताना चाहता हूँ कि जो प्रिंसलेस स्टेट से उससे बेहतर ब्रिटेन जो कॉलोनी थे वो बेहतर था। अभी हम बात करेंगे कमेटी के बारे में। जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थे उसने लगभग 22 कमेटी बनाए थे, और उस 22 कमेटी में हमें वो 22 कमेटी एग्जाम के ऊपर से ऐड करना तो जरूरी नहीं है, हमें वो जो 8 कमेटी मैंने मेंशन किया है आप उसे अच्छी तरह से याद कर लेना, आपके लिए ये बहुत जरूरी है। एग्जाम में अक्सर ये जो 8 पॉइंट मैंने आपके लिए दिया है, कमेटी का नाम दिया है, आप उसे अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। जो पहला कमेटी है ड्राफ्टिंग कमेटी, उसका चेयरमैन किसको बनाया था? B.R. अम्बेडकर। मैं फिर से आप लोग कह रहे हो टोटल 22 कमेटी बनाया गया था, उस 22 कमेटी से ही मैं 22 कमेटी था उससे मैं ये 8 कमेटी आप लोगों के साथ मैं आलोचना करूंगा उसके बारे में। जो कमेटी था पहला जो था पॉइंट ड्राफ्टिंग कमेटी।
ड्राफ्टिंग कमेटी के लिए चेयरमैन किसको बनाया गया था? B.R. अम्बेडकर, जिसको हम फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। सेकेंड जो कमेटी थी यूनियन पावर कमेटी, उसके लिए किसको चुना गया था? जवाहरलाल नेहरू। ठीक, उसी तरह यूनियन कमेटी असेंबली किसको चुना गया था? जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू को चुना गया था। ठीक, उसी तरह प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, और उसके लिए किसको चुना गया था? वल्लभ भाई पटेल को चुना गया था। ठीक, उसी तरह एडवाइजरी कमेटी एंड फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज ट्रिब्यूनल, एग्जीक्यूटिव, जो इतने सारे जो माइनॉरिटीज जो फंडामेंटल राइट्स थे, जो फंडामेंटल राइट्स थे, उसके लिए किसको अपॉइंट किया गया था? वल्लभ भाई पटेल को ही अपॉइंट किया गया था। रूल ऑफ प्रोसीड्यूर कमेटी, उसके लिए किसको अपॉइंट किया गया था? उसके लिए और राजेंद्र प्रसाद को अपॉइंट किया गया था। ठीक, उसी तरह स्टेट कमेटी, तो स्टेट कमेटी है, उसके लिए किसको अपॉइंट किया गया था? उसके लिए भी अपॉइंट किया गया था जवाहरलाल नेहरू को। ठीक, उसी तरह स्टीयरिंग कमेटी को, जो स्टीयरिंग कमेटी है, उसके लिए किसको अपॉइंट किया गया था? उसके लिए अपॉइंट किया गया था राजेंद्र प्रसाद को अपॉइंट किया गया था। ये है 8 कमेटी का नाम जो आप लोगों के साथ में शेयर कर चुकी हूँ अभी। आप उसे अच्छे से याद कर लीजिएगा, एग्जाम प्रॉस्पेक्टस से आपको बहुत हेल्प होगा। टोटल 22 कमेटी है, उससे मैं 8 कमेटी आप लोगों के सामने शेयर कर चुकी हूँ, उसे याद कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं टाइमलाइन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम बात करेंगे टाइमलाइन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कमेटी के बारे में जान लिया, अब हम बात करेंगे टाइमलाइन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। टाइमलाइन, अभी हम बात करेंगे टाइमलाइन, क्या क्या महत्वपूर्ण समय रही होगी और कौन सी समय में क्या क्या अमेंड किया गया है, उन समय अभी मैं मेंशन किया दिया हो। आप देख सकते हैं, जो पहला है 6 दिसंबर 1946 फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कब गठन हुआ था? हम पूछे तो हम लिखेंगे 6 दिसंबर 1946। ठीक, उसी तरह 9 दिसंबर 1946 में क्या हुआ था? फर्स्ट मीटिंग हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की। और जो पहला मीटिंग हुआ था तो उसका चेयरमैन कौन था? जो उसके प्रेसिडेंट होगा, जो टेम्पररी था, उसका नाम सच्चिदानंद। सच्चिदानंद सिन्हा। आज हम बात करेंगे टाइमलाइन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो महत्वपूर्ण समय होगा है उसके साथ आप लोगों के साथ मैं बात करूंगा। जो पहला समय है, आप देख सकते हैं, जो पहला है पॉइंट मेरा 6 दिसंबर 1946 फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। जो कॉन्स्टिट्यूटिव असेंबली है वो कब फॉर्म किया था? 6 दिसंबर 1946 में। ठीक, उसी तरह दूसरा जो पॉइंट है 9 दिसंबर 1946 में क्या हुआ था? फर्स्ट मीटिंग हुआ था। जो फर्स्ट मीटिंग हुआ तब जो प्रेसिडेंट था, परमानेंट नहीं, जो टेम्पररी प्रेसिडेंट था वो था सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा वो था फर्स्ट प्रेसिडेंट टेम्पररी। बट 11 दिसंबर 1946 प्रेसिडेंट इलेक्शन हुआ और तब राजेंद्र प्रसाद क्या बना? प्रेसिडेंट बना ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिव असेंबली। ठीक, उसी तरह वाइस प्रेसिडेंट कौन बना? हरेंद्र कुमार मुखर्जी।
ठीक उसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन लीगल एडवाइजर कौन बना? बी एन राव क्या बना? कॉन्स्टिट्यूशन का जो एडवाइजर होगा। ठीक उसी तरह और एक महत्वपूर्ण डेट है 13 दिसंबर 1946, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस। अब जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वो कौन लेके आया था? वो लेके आया था जवाहरलाल नेहरू। ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या है उसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है वो कुछ इस तरह से कुछ नियम बनाया था कि जो हमारा संविधान होगा उसके साथ हमारा देश कैसे वर्क करेगा उसके बारे में भी डिफाइन किया था। कौन सी जो पद है वो किस चीज़ सब डिफाइन किया जाएगा, हर एक चीज़, लगभग हर एक चीज़ इसमें नेहरू जी ने डिफाइन कर रखा था। और उसी चीज़ को अंत में जाके क्या बना? हमारे देश का प्रियम्बल। हमारे देश का प्रियम्बल बना। ठीक उसी तरह जो 22 जुलाई 1947, ये डेट तो और महत्वपूर्ण है क्योंकि उस दिन क्या हुआ था? जो नेशनल फ्लैग है वो एडॉप्ट किया गया था। जानते हैं किसने इसे बनाया था? प्रथम वेंकैया ने। तो जो 22 जुलाई 1947 की जो डेट है उस दिन क्या हुआ था? जो हमारा नेशनल फ्लैग है उसे एडॉप्ट किया गया था बाय द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। और 24 जनवरी 1950 में क्या हुआ था? उस दिन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने जो नेशनल सॉन्ग्स एंथम ये दिनों को एडॉप्ट किया गया था। उसकी तारीख क्या है? 24 जनवरी 1950। उस दिन जो नेशनल सॉन्ग्स है एंथम है वो दोनों को एडॉप्ट किया गया था। उसके साथ 15 अगस्त 1947 में हमने आज़ादी लिए थे फ्रॉम ब्रिटिश। ठीक उसी तरह 29 अगस्त 1947 में क्या हुआ था? ड्राफ्टिंग कमेटी अपॉइंटमेंट किया गया था। आज उस ड्राफ्टिंग कमेटी का जो चेयरमैन था, जो 29 अगस्त 1947 में जो ड्राफ्टिंग कमेटी एडॉप्ट किया गया था, उसका चेयरमैन किसको बनाया गया था? बी आर अम्बेडकर को। और एक बात आप लोग बता देना चाहता हूँ, जो बी आर अम्बेडकर थे उसके साथ गांधी जी के ज़्यादा मिल नहीं थे, पर फिर भी महात्मा गांधी ने क्या कहा? जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाए तब बी आर अम्बेडकर को उसके साथ रखे, क्योंकि गांधी जी को मालूम था बी आर अम्बेडकर बहुत एजुकेटेड थे। तो जो भी हो, हम उसके बारे में हमसे कॉन्स्टिट्यूशन का जो समझ है सिंपल से बात करेंगे। उसके साथ जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनाया था उसके अपॉइंट किया गया था, उसकी चेयरमैन किसको बनाया गया था? बी आर अम्बेडकर को। ठीक, बी आर अम्बेडकर के साथ कुछ हेल्प करने के लिए और 6 मेंबर को लाया गया था। देख सकते हैं बोर्ड में इधर, के मुंशी, मोहम्मद शादुल्ला, आला कृष्ण स्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी अयंगर, डी.बी. खैतान एंड बी.एल. मित्तर। ये जो चारों मेंबर थे वो जो ड्राफ्टिंग कमेटी है उसकी जो चेयरमैन थे बी आर अम्बेडकर, उसको हेल्प करने के लिए वो चारों मेंबर अपॉइंट किए गए थे। अंत में और एक दो नाम याद रख लीजिएगा। ये जो डी.पी. खैतान है वो 1948 में उसका देहांत हो जाता है और उसके बदले टी.टी. कृष्णमाचारी को अपॉइंट किया जाता है। ठीक उसी तरह बी.एल. मित्तर की कुछ जो तबीयत है वो खराब होने के कारण उसकी जगह ले लेते हैं एन माधवराव। तो ये जो टाइमलाइन है हर एक डेट में हर एक कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण है। ऐसे तो हमारा संविधान बनते हुए लगभग 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। तो
ये जो सारे पॉइंट मैंने जो डेट मैंने आपको मेंशन किया है ये बहुत महत्वपूर्ण है। और उसके साथ और 2 पॉइंट ऐड कर सकते हैं आप, जो 26 नवंबर 1949 को जो हमारी जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी वो अडॉप्ट किए गए थे बाय द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, और उससे फोर्स में लाया गया 26 जनवरी 1950 पे 1950। ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे फोर्स में लाया गया। और एक बात जो इधर लास्ट मीटिंग यहाँ पे पहला मीटिंग कब बना हुआ था, फर्स्ट मीटिंग हुआ था 9 दिसंबर 1946 और लास्ट मीटिंग हुआ था 24 नवंबर 1949 लास्ट मीटिंग हुआ था। सॉरी, लास्ट मीटिंग हुआ था 24 जनवरी 1950 लास्ट मीटिंग हुआ था। तो लगभग हम जितने टाइमलाइन है एकदम कम समय में थोड़े से शब्द में मैंने आप लोगों को समझा दिया है। अब हम बात करेंगे जो 4 नंबर जो प्रश्न था, हमें क्यों अपने संविधान के बारे में जानना चाहिए, अब हम उसके बारे में बात करेंगे। नंबर 4 वाला जो प्रश्न था, जो नंबर 4 वाला प्रश्न था उसमें क्या था, हमें क्यों अपने संविधान के बारे में जानना चाहिए। मैं आपको कुछ से पॉइंट दे देता हूँ, आप पता चलेंगे कि हमारा संविधान क्या करता है। बहुत सारे इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि हमारे देश एक क्या है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है, लिखिए देता हूँ, डेमोक्रेटिक है, और क्या है, सोशलिस्ट है, रिपब्लिक है। ये जो सारे चीज है, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, सेकुलर, इन सब हमें कौन बताते हैं, हमें बताते हैं जो चीज हमारे जो संविधान है वही बताते हैं। तो उस पॉइंट से भी हम कह सकते हैं कि संविधान के बारे में जानना जरूरी है। अगर हम जानेंगे तो हम उनसे चीज को हम कैसे जानेंगे, कैसे हम उसे मानेंगे। सॉवरेन, SOV, सॉवरेन जो है, तो सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, सॉवरेन, इन जो सारे शब्द है वो हमें कौन बताता है, हमारे संविधान। ठीक उसी तरह एक कंट्री डेमोक्रेटिक है या फिर रिपब्लिक है, वो सब कौन बताते हैं, संविधान बताते हैं। तो हमारे जो फंडामेंटल राइट है, तो जो फंडामेंटल राइट है, आशा करो तो आप लोग उसके बारे जानेंगे, थोड़ा सा जानते हुए इसके बारे में आशा कर सकता हूँ। जो भी हो, जो फंडामेंटल राइट है, जो मौलिक अधिकार है हमारी, वो कौन डिफाइन करता है, कौन उससे सुरक्षित रखते हैं, हमारे संविधान। वो उससे अगर हम संविधान के बारे में जानेंगे तो ही तो हम अपने जो अपनी राइट से वो ले पाएंगे। तो उसके लिए हमें संविधान जानना जरूरी है कि हम फंडामेंटल जो राइट होते हैं हमारे, जो अभी से फंडामेंटल राइट से, तो वो हम लेने के लिए हमें पहले जानना पड़ेगा कि हमारा राइट्स क्या है, उसके बाद ही हम उसे ले सकेंगे। उसके बेनिफिट हम तभी ले पाएंगे जब हमें उसके बारे में हम जानेंगे। तो उस हिसाब से भी, और हर एक नागरिक को मैंने आपको पहले बताया था, देश के बारे में जानना जरूरी है, देश की हर एक कल्चर के बारे में जानना जरूरी है, हर लोगों के बारे में जानना जरूरी है, उसके संविधान के बारे में जानना जरूरी है। मतलब हम जिस देश में रहते हैं उस देश की हर एक चीज़ के बारे में जानना
हमारे लिए आवश्यक है, हमें जानना चाहिए। तो जो फंडामेंटल राइट्स के लिए जो एक डेमोक्रेटिक वो भी हम बता देते। उसके साथ अल्टीमेटली हम क्या कह सकते हैं, अगर हमें अपने राइट्स चाहिए जो संविधान हमें दिया है, अगर हमें वो राइट चाहिए तो हमें संविधान के बारे में जानना आवश्यक है। तो इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमें संविधान के बारे में जानना जरूरी है। हम अब बात करेंगे जो 5वां क्वेश्चन था कि संविधान की कुछ क्रिटिसिज्म और कुछ फैक्ट्स, उसके बारे में जानेंगे। उसके पहले हम जानेंगे सम फैक्ट्स, कुछ फैक्ट्स है उसके बारे में जानेंगे। तो मैंने कुछ पॉइंट इधर लिखा है, पहले आपको बता दो। जो हमारा संविधान जब लिख रहे थे तब उन लोगों के सामने कुछ टॉपिक थे, उसके आधार पे ही वो लोग संविधान लिख रहे थे। वो जो मेन टॉपिक था, जो उन लोग के फोकस था, वो फोकस होगी ए, जे हर एक कंट्री को, द कंट्री बीइंग ए रिपब्लिक स्टेट, हर एक कंट्री को रिपब्लिक तरह ही देखेंगे जब वो ड्राफ्ट कर रहे होंगे। ठीक उसी तरह पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो उसकी सरकार होगी वो किस तरह की होगी, एक पार्लियामेंट तरह की होगी, जो संसद होगी। फेडरल स्ट्रक्चर होगा, फंडामेंटल राइट्स होगा और एन इंडिपेंडेंट जुडिशियल ब्रांच। जो फंडामेंटल राइट्स है वो हर एक नागरिक को चाहिए, उसे अपनी विकास करने के लिए, अपने देश की विकास करने के लिए हर एक व्यक्ति को अपनी फंडामेंटल राइट होना जरूरी है। तो जो फंडामेंटल राइट्स है उसको भी आगे रखा, और उसके साथ जो इंडिपेंडेंट स्वाधीन जो न्यायपालिका है वो भी आगे रखा कि हर एक व्यक्ति को अपनी विकास करने के लिए, अपनी उन्नति विकास करने के लिए हेल्प हो। तो उसके लिए वो जो 5 पॉइंट है मैंने आपको सामने लिख दिया हो, कंट्री बीइंग ए रिपब्लिक, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फेडरल स्ट्रक्चर्स, फंडामेंटल राइट्स, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी ब्रांच। ये 5 पॉइंट को सामने रखकर ही जो हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी है वो लिखा गया है। तो उसके साथ साथ हम सबको मालूम है जो हमारा संविधान है वो हैंड राइटिंग है और लिखित है। जो हैंड राइटिंग है वो कौन लिखा है, जो हमारा संविधान पूरा लिखित, जो पूरा हैंड राइटिंग है वो किसने लिखा है, वो लिखा है प्रेम बिहारी नारायण। उसने हमारे संविधान की हैंड राइटिंग अच्छे से डिजाइन से लिखे, और उस हर एक पेज को डिजाइन कौन किया, आर्टिस्ट शांतिनिकेतन ने उससे अच्छे से हर एक पेज को अपनी अपनी हाथ की जो नूर है उससे अच्छी से डिजाइन करके दिया है। तो हैंडराइटिंग किसका है, प्रेम बिहारी नारायण। उसके साथ शांतिनिकेतन जो है उससे हर एक पेज को अच्छे से डिजाइन किया। उसके साथ हम जानेंगे जो हमारे संविधान एडॉप्ट कब किया था, 26 नवंबर 1949। ये जो सन है 26 नवंबर 1949। संविधान 9 दिसंबर 1946 से लेके इतने इस समय के जो समय था उस समय के अंदर लगभग 2000 बार एमेंड किया गया है। ये पॉइंट आप याद रख लीजिए, लगभग 2000 एमेंड किया गया है। तो उसके साथ और एक पॉइंट याद कीजिए, जब 24 जनवरी 1950 में जब उसे साइन किया गया था तब टोटल मेंबर कितने थे, 284 मेंबर थे। और ये 284 मेंबर में से 15 महिलाएं भी थे, इंक्लूडिंग 15 फीमेल्स। तो ये जो है सम फैक्ट्स आप कह सकते हैं जो हमारे संविधान के जो फैक्ट्स हैं, और बहुत सारे फैक्ट्स हैं, बस आप फिलहाल इतना ही याद रख लीजिए। और लगभग तब से लेके 26 जनवरी 1950 से लेके अभी तक 2020 तक लगभग 104 बार एमेंड किया गया है, लगभग
104 बार अमेंड किया गया है। अब हम जानते हैं सम क्रिटिसिज्म। अब हम जानेंगे सम क्रिटिसिज्म। सम क्रिटिसिज्म। अब हम बात करेंगे सम क्रिटिसिज्म। मैं आप लोगों के लिए कुछ पॉइंट लिख दिया हो, देख सकते हैं। नॉट ए रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, जो कॉन्स्टिट्यूटिव असेंबली थी वो किसी लोगों के द्वारा चुना गया नहीं था, तो इसलिए भी कुछ लोग इससे क्रिटिसिज्म करते हैं। लगभग जो दो नंबर है, नॉट ए सॉवरेन बॉडी, ये स्वदेशी नहीं है, ऐसा कुछ लोग क्रिटिसिज्म करते हैं। उसमें कुछ वो लगभग सही नहीं होगा क्रिटिसिज्म, क्योंकि मंदो पहला जो है वो लोगों की तरफ चुने हुए नहीं थे, कुछ क्रिटिसिज्म हो सकते हैं। बट जो दूसरा है नॉट ए सॉवरेन बॉडी, ये स्वदेशी नहीं है। हाँ, मैं भी इससे एग्री करता हूँ कि इसमें जो ब्रिटिश कॉलोनी समय जो हमारी थे ना 1935, जो गवर्नमेंट एक्ट 1935 जो था, वो भी उससे बहुत सारे कुछ ऐड किया गया है हमारे संविधान पर। और हमने क्या किया, बाहर के जितने भी लगभग सारे संविधान को हमने उसकी एनालिसिस की, उसकी जो अच्छे थे उन सबको लेके आके हमने अपने संविधान पर ऐड कर दिया। हमने बाहर के संविधान को हम अच्छे से जान के उसकी जो जो अच्छाई थी हमने उसे ले आके हम अपने संविधान पे पुट कर दिया। तो उसमें गलत क्या है, जो अच्छे है हमने पुट किया। ठीक उसी तरह जो सेकंड क्रिटिसिज्म है, नॉट ए सॉवरेन बॉडी, ये गलत होगा। सॉवरेन, हाँ ये ठीक है, कहते हैं ठीक है, बट हम जब बाहर की चीज़ को जानेंगे, कौन सी चीज़ को क्या बेनिफिट हो सकती है हमारे देश के लिए, अगर वो जान के हम उसको ऐड करेंगे तो हम सबके लिए अच्छा है। जैसे कि मैं एक उदाहरण लेना चाहूँ तो जो हम अमेरिका की संविधान से हमने लिया है वो है फंडामेंटल राइट्स। जो फंडामेंटल राइट्स हर एक नागरिक के लिए क्या है, हर एक नागरिक विकसित होने के लिए, उसकी डेवलप होने के लिए, उसकी जो हर एक तरह की सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं फंडामेंटल राइट्स, वो हर एक नागरिक के लिए बहुत जरूरी होता है। तो वो हमने कहाँ से लिया, यूएसए से लिया है। तो फंडामेंटल राइट हर किसी लिए क्या है, बहुत जरूरी है। ठीक उसी तरह जैसे कि जस्टिस, इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, ये जो सारी चीज़ है, भाईचारे वाली जो चीज़ है, वो हम कहाँ से लिया, फ्रांस से लिया। फ्रांस से रिवोल्यूशन हुआ था, वहाँ से हमने ऐड किया हम अपने संविधान पर। वो भी अच्छा है। जस्टिस चाहिए हमें, इक्वलिटी चाहिए, इक्वलिटी हो तभी तो विकास होगा। जस्टिस चाहिए, इक्वलिटी चाहिए, फ्रेटर्निटी, हर एक चीज़ को हम बाहर की जो संविधान है हमने उससे अच्छे से एनालाइज किया, उससे जो अच्छे थे वो हमने ले आके हम अपने संविधान में पुट किया। तो इसलिए कुछ लोग क्या कहते हैं, ये सॉवरेन बॉडी नहीं है, बट ये एक अच्छा ही है, हमने अच्छा ही पुट किया। ठीक लगभग जो 3 नंबर की जो क्रिटिसिज्म है, टाइम कंज्यूमिंग, बहुत समय लग गया हमारे संविधान के लिए। इतने लंबा संविधान जो विश्व में सबसे लंबा, सबसे लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है हमारे संविधान को। इतना लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए समय तो चाहिए। हाँ समय लगा है, पर उसकी बदले जो हमने जो संविधान पाया है वो पूरा परफेक्ट है। कोई भी किसी तरह से हम क्रिटिसिज्म नहीं कर सकते। हर एक पॉइंट को इतने अच्छे से डिफाइन किया गया है, हर एक आर्टिकल को बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया है, इसलिए समय लग गया है बहुत। तो वो भी है। टाइम क्यों कंज्यूम हुआ है, लगभग 2 साल 11 महीना 18 दिन लग गया था उसे टोटल जो इसकी ड्राफ्टिंग कमेटी का पूरा काम हम समाप्त करने के लिए। ठीक उसी तरह जो 4 नंबर की जो क्रिटिसिज्म है, डोमिनेट बाय दी कांग्रेस की जो डोमिनेट थी, हाँ वो ज़्यादा हो सकती है क्योंकि उस वक्त 75 से 80% कांग्रेस के ही शासन चल रही थी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि कांग्रेस की जो डोमिनेट था वो ज़्यादा हो सकता है। बट उसके साथ उसकी जो
भूमिका थी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लेके आए कि कौन चीज़ कैसा होगा, तो वे बहुत सारी चीज़ जिसकी अच्छाई भी थी। तो एक क्रिटिसिज्म सही भी कह सकते हैं और फुल नहीं, फुल्ली हम नहीं कह सकते, दबदबा हो सकती है, बट उसकी जो 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 कांग्रेस पार्टी है जो जो हेल्प किया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को, वो भी हम उसके साथ ऐड करना चाहिए क्रिटिसिज्म के साथ। और जो पांचवा है लॉयर पॉलिटिकल नॉमिनेटेड, जो हर एक जो लॉयर थे उसमें, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू थे, वल्लभ भाई पटेल थे, या फिर आप कह सकते हैं राजेंद्र प्रसाद, इससे जो भी थे, जितने भी थे, हर कोई, लगभग हर कोई लॉयर थे। बी आर अम्बेडकर, हर कोई लॉयर थे। और उसके साथ साथ डोमिनेट बाय दी हिंदूज, डोमिनेट बाय दी हिंदूज। ये सही नहीं होगा, क्योंकि लगभग पूरा फुल सही नहीं होगा, क्योंकि उस वक्त माइनॉरिटी के लिए भी सीट था कि वो भी आके अपना प्रस्ताव रख सके। जब डिबेट हो रहे थे तब माइनॉरिटी के लिए भी सीट रखा गया था, तो हम फुल सही नहीं कह सकते। हाँ, ये मानता हूँ ज़्यादा हिंदूस हो सकते हैं, क्योंकि इंडिया में लगभग 60% से 60% होगा जहाँ हिंदू है, माइनॉरिटी उससे कम है, तो लगभग ज़्यादा होगा। बट उस वक्त माइनॉरिटी के लिए भी सीट रखा गया था। तो आप आशा करते हो जो क्रिटिसिज्म है आप लोग समझ गए होंगे। जो मेरा सेशन है ये भी समझ करता हूँ, उससे पहले मैं कहना चाहता हूँ आप सब लोगों से, जो मेरा टॉपिक था आज मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आप लोग उससे अच्छी तरह से वाकिफ हो, आप लोग उसके बारे में पूरा जान चुके हैं। जितने मैंने तो चाहा आप लोगों का अच्छे से पूरा डिटेल से उसके बारे में आप लोगों को बता दूँ। और मैं उसके साथ मैं आप लोग एक बात बताना चाहता हूँ, ये जो मेरा क्लास था ये पहला क्लास है। मैं अभी तक आज तक मैंने ऑनलाइन क्लास नहीं लिया है, वीडियो की तरफ ऑफलाइन लिया है। ऑफलाइन क्लास लगभग मैं 3 से 4 साल होगा क्लास करा रही हूँ, बट ये मैं पहले, अगर वीडियो में कुछ भी गलती हो गया, वैसे भी कुछ ऐसा शब्द कह दिया कि अगर आपको बुरा लगे तो क्षमा कीजिएगा। और जो हिंदी कॉन्वर्सेशन है शायद वो उतना बेहतर नहीं हुआ है, ये मेरा फर्स्ट हिंदी कॉन्वर्सेशन है आप लोगों के साथ। और ऐसे भी मैं जब घर में रहता हूँ, पढ़ाई मेरा पढ़ाई हर सीख मेरे एस मीडियम में हुआ है, तो मैं पहला वीडियो है जो आप लोगों से कॉन्वर्सेशन कर रहा हूँ हिंदी में। तो अगर कुछ भी गलतियाँ हो गई है तो आप लोग प्लीज़ क्षमा कीजिएगा। और मेरा सेशन जो अगर अच्छा लगा, आप कुछ भी उससे सीखा तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, एक लाइक मार के, और लाइक सब्सक्राइब करके आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि उससे भी बढ़िया क्लास आप लोगों के लिए लेके आओ।